Okay, it's already 5:05. I think we should start. Am I audible? My voice is clear? Okay. Okay, okay, okay. Thank you, thank you. Okay, so today's topic is फार्मेकोकाइनेटिक. ठीक है, अपनी वही काइनेटिक गाड़ी आज वही चालू करते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank you all for viewing my video in ANS. If you want any improvement or anything added, प्लीज़ राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. और ग्रुप में भी आप लोग डाल सकते हैं अगर कुछ आपको चाहिए. मैं ANS का देखती हूँ ज़्यादातर, वहाँ यूट्यूब में डाल दूँगी वीडियोस, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज फार्मेकोकाइनेटिक्स. काइनेटिक्स मीन्स आर काइनेटिक गाड़ी. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था काइनेटिक गाड़ी कैसे है. एक बार शुरू हो गई कि जगह पे रही तो उसका कुछ एक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे चालू हो गई गाड़ी, जैसे हमने स्टार्ट किया तो उसके एक्शन चालू हो जाते हैं. सिमिलर वे आप लोग काइनेटिक गाड़ी से याद रख सकते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है ड्रग का. सो फार्मेकॉन मीन्स ड्रग एंड काइनेसिस मीन्स मोशन. काइनेटिक जैसे गाड़ी का मोशन चालू हुआ, वैसे ही ड्रग जैसे ही अपने स्टमक में गई, गट में गई, तो उसका एक्शन शुरू हो गया. तो कैसे स्टार्ट हुआ एक्शन की, पहले हमने कोई भी एक ड्रग, हमारा क्रोसिन, हमने पैरासीटामोल एग्जाम्पल लिया था. जैसे हम लोग ने खाया पैरासीटामोल ड्रग, तो क्या होता है, पहले गट में जाएगा, गट से फिर क्या होता है, लिवर में जाएगा, लिवर से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, राइट. तो वहाँ पे फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है. अब एब्जॉर्प्शन, एक कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का एब्जॉर्ब होने के लिए उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं. और कुछ है लॉजिकल है कि अगर उसका पार्टिकल साइज अगर छोटा रहेगा तो इजीली एब्जॉर्ब होगा. दूसरा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, क्योंकि अपना जो ब्लड है वहाँ मेनली क्या है, जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड कंटेंट से बना हुआ है, बाय लिपिड लेयर है. तो नेचुरली जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो इजीली अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट. वेर एज वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है. कुछ ड्रग्स रहती है जो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती है, जैसे कि वैसी मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट हो जाती है. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए. दूसरा है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक. अगर किसी का कुछ गैस्ट्रेक्टॉमी हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, स्टमक का ही सरफेस कम हो गया, कोई डिजीज़ हो गई है GIT की, सो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, राइट. फिर किसी को अगर लिवर की डिजीज़ है, हिपैटिक डिजीजेज है, तो लिवर में जाके फिर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इधर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म भी कम होगा. एज फैक्टर्स रहते हैं, किडनी डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, फिर ड्रग का कैसा है, बायोअवेलेबिलिटी है, फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ड्रग का, वो भी अफेक्ट करता है. तो देर आर लॉट मेनी फैक्टर्स. पार्टिकल साइज, डिसइंटीग्रेशन टाइम, उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो हर चीज़ क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन उस पर डिपेंड होता है. सेकेंड आता है डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ए इज़ फॉर एब्जॉर्प्शन. आपको आदमी करके याद रखना है, ADME, ठीक है. तो डी इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. अभी जैसे हमारी काइनेटिक गाड़ी चालू हुई तो थोड़े दूर गए हम लोग, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चालू हो गया. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी लेके कहीं कहीं जगह पे जाते हैं कि आज अब घर से निकले तो कोई बर्डी जा रहा है, कोई धर्मपेट जा रहा है, तो क्या हो रहा, जहाँ हमको काम है हम वहाँ जाते हैं. तो सिमिलर वे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जहाँ बॉडी को ड्रग की ज़रूरत है वहाँ जाके ड्रग जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है, हम लोग को अगर कोई ज्वेलरी शॉप में जाना है तो हमारी गाड़ी वहीं जाके रुकेगी. सिमिलरली अगर कहीं जो डिजीज़ एरिया है वहाँ पे ही जाके ड्रग का एक्शन होगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का इन वेरियस कंपार्टमेंट. और अगर हम लोग बॉडी को एक कंपार्टमेंट लेके चलते हैं, ठीक है, एक कोई टंकी है वो लेके चलो एग्जाम्पल, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्लूइड रहता है कि एक टंकी की एक कैपेसिटी रहती है कि उसमें 10 लीटर ही पानी आ सकता है. सिमिलर वे अपनी बॉडी जो है वो भी एक कंपार्टमेंट जैसा ही है. तो कितना पानी रहता है अपने बॉडी में, कितना फ्लूइड है, 42 लीटर्स का है. अब वो शानबाग में बराबर उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया है, वो एक बार आप लोग देख लेना, उसमें पर्टिकुलर दिया है कितना है. वो नंबर्स कोई नहीं पूछते हैं, बस आपको एक एग्जाम्पल के लिए कोरिलेशन करने के लिए कि व्हाट इज़ एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, वो समझने के लिए दिया है उसमें. तो सिमिलर वे अगर हमारे बॉडी का कंपार्टमेंट है तो कोई भी एक ड्रग जाके क्या होगी, पर्टिकुलर एक जगह में जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से. ठीक है, फिर अगर यूरेमिया हुआ है या कुछ किडनी डिजीजेज है तो उसमें क्या होता है, बॉडी से वाटर का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है. तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिपेंड करते हैं. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग,
अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड है, मतलब मैंने बताया कि अपना जो बॉडी फ्लूइड्स है दे आर बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, बायलिपिड लेयर से बना हुआ है। तो जो ड्रग अगर अपने प्लाज्मा प्रोटीन को ज़्यादा बाइंडेड रहेगी, यानी ज़्यादातर प्रोटीन ही बाइंडेड रहेगी, तो बट नेचुरल है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम बचेगी, मतलब और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये एमसीक्यू के लिए पूछते हैं, पेटेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ड्रग्स विच हैव गॉट अ लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हैव गॉट लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कि अगर जो ड्रग ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को चिपकी रहेगी तो वो क्या होगी, बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर वो चिपकी रहेगी बॉडी में। और ज़्यादा अगर प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंडेड रहेगी, ड्रग चिपकी रहेगी, तो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। वेरेज जो प्लाज्मा प्रोटीन को कम बाइंड रहेंगी, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स रहेंगी, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे है, अल्कोहल लेते ही क्या होता है, एकदम जो लोग लेते हैं उनको पता होगा कि जैसे अल्कोहल लिया तो उसका इफेक्ट फटाफट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या है, फटाफट वो पूरे बॉडी को जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होके फिर एक्सक्रीशन उसका अलग अलग फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। तो सिंपल एग्जाम्पल है अल्कोहल। सो द ड्रग्स, आपको वो भी याद रखना है कि कौन सी ड्रग्स में ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, कौन सी ड्रग में कम है, फिर कौन सी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, कौन सी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, ये आपको एक चार्ट बना लेना है और उसमें आपको लेबल करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होगी। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि अभी कोई भी ड्रग हमने लिया है तो वो ड्रग को ज़्यादा देर हमको बॉडी में नहीं रखना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि उसका जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट है वो शुरू हो जाएगा बॉडी में। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ड्रग बॉडी में एक्शन होके बॉडी से एक्सक्रीट होके बाहर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर सोचो, अगर ऐसा होता रहा कि अगर बॉडी में ड्रग अक्यूमुलेट होती रही तो क्या होगा, एक दिन जाके पूरा लिवर तो डैमेज होगा, रीनल डैमेज, और एक एक ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाएंगे, राइट। तो ड्रग का पर्पस जो था कि रिलीफ करना सिम्टम्स, वो तो होगा, लेकिन बाकी बॉडी पूरे हार्म हो जाएगा। तो इसीलिए वॉट एवर द ड्रग हैज़ बीन टेकन, इट हैज़ टू बी मेटाबोलाइज एंड इट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, राइट। तो क्या होगा कि जो हमने ड्रग लिया है तो वो क्या होगा, एक अलग फॉर्म में, अनआयोनाइज फॉर्म में हम लेते हैं ड्रग, फिर वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। यानी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई टैबलेट ले रहे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में होके उसका जो आयनाइजेशन का फॉर्म है वो चेंज होके उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाए, राइट। कि अगर ड्रग बड़ा रहेगा, अब जब आप शानबाग में थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे आयोनाइजेशन वगैरह तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया तो ईजिली समझ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है कि ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करना है, इसीलिए उसका कन्वर्जन होता है, दैट इज बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ये फार्माकोकाइनेटिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ड्रग मेटाबॉलिज्म पे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है 7.5 मार्क्स का कि आपको ड्रग व्हाट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म वो लिखना है। उसके 2-3 फेजेस दिए हैं, वो मैंने इसमें नहीं लिया है, वो एक बार आप देख लेना कि 3-4 फेज में कैसे होता है। फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, सिंपल है, सिर्फ आपको फेजेस के नाम याद रखना है, वो लर्न करने की चीज़ है, उसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है। तो उसमें फेज़ 1 रिएक्शन आता है, फेज़ 2 आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, फिर फेज़ 2 में बाकी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा उसमें लिखना है और उसमें ड्रग्स एक एक एग्जाम्पल हर एक इसके आपको रटना है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ लर्न करने की हैं। तो ये हो गया ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात। फिर आता है एक्सक्रीशन। अब ड्रग बॉडी में पूरा मेटाबोलाइज हो गया है, ड्रग का एक्शन पूरा खत्म हो गया है, तो अब क्या बारी है ड्रग को बॉडी से रिमूव करने की, तो एक्सक्रीट करना है ड्रग को बेसिकली, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, सबको पता है, रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर ड्रग्स किडनी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, राइट। दूसरा है हेपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन, लिवर के थ्रू कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाती है। कुछ ड्रग्स है जो सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर है तो सर्टेन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दोज मदर्स, कि क्या होता है कि वो मदर्स को हम लोग कुछ ड्रग्स नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट होता है और बेबी को जाके हार्म कर सकता है, ठीक है। तो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। अगर कोई लेडी है, डिटेक्टिव है, जिसको पता लगाना है कि हस्बैंड उसका अल्कोहल लेके आया, तो वो क्या करती है, स्मेल देखती है कि मतलब अगर हस्बैंड घर के अंदर आया तो क्या करते हैं, सूंघते हैं कि अल्कोहल लेके आया कि नहीं। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज अल्कोहल एक्सक्रीट होता है, आपका ब्रेथ में स्मेल आती है, तो दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ अल्कोहल। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन इटसेल्फ, उसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, LAQ 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट ड्रग एक्सक्रीशन।
फिर सब में फैक्टर्स आते हैं। एक शानबाग में छोटे से इसमें दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएबिलिटी, उसमें एक चार्ट है, एज, सरफेस जो है एरिया, फिर हेपेटिक डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस, ऐसे पीएच, आयोनाइजेशन, तो ऐसे 10 पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स आप लर्न कर लो। अगर बायोएबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, उस पर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोएबिलिटी, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएबिलिटी, राइट, तो उसमें भी आपको फैक्टर्स लिखना है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्क्राइब करना है। तो ये सारे आपको 10 पॉइंट्स लर्न करना है। तो अगर आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछते हैं, बायोएबिलिटी के बारे में पूछते हैं, तो आपको वो लिखना है पॉइंट्स, ठीक है। ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा एक शॉर्ट नोट आता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। हम लोग को प्रीलिम्स में पूछा था कि व्हाट इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 2 मार्क्स के लिए लिखना था। तो उसमें एक फॉर्मूला दिया है, और दूसरा फैक्टर्स मतलब किससे अफेक्ट होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो लिखना है। प्लाज्मा हाफ लाइफ पे एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का। एक प्रोड्रग है, प्रोड्रग पे भी शॉर्ट नोट आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत छोटा सा है, आपको वो लर्न करना है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार्मेकोकाइनेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग सिर्फ फार्मेकोकाइनेटिक ही लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में फिर फार्मेकोडायनेमिक लेंगे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो ये जिस था व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक फार्मेकोकाइनेटिक, द लाइफ साइकिल ऑफ द ड्रग। जैसे मस्कीटो की लाइफ साइकिल होती है ना, कि एक बाइट करता है, फिर बॉडी में जाके फिर उसका एंड हो जाता है, वैसे ही ये ड्रग की लाइफ साइकिल है अपने बॉडी के अंदर। तो एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग, हाउ द बॉडी हैंडल्स द ड्रग, ड्रग को बॉडी ने कैसे हैंडल किया है, ठीक है। तो फार्मेकोकाइनेटिक इज बेसिकली ADME। 4 फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमिन द ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा अगर ड्रग की रही तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। ऑनसेट ड्रग का एक्शन वो डिपेंड होता है। फिर इंटेंसिटी, ड्रग कैसे एक्ट हो रही है, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फार्मेकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग। Using knowledge of pharmacokinetic parameters, clinicians can design optimal drug regime, including अभी हमको अगर कोई भी ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक पता है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो हम लोग उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता लगा सकते हैं कि कैसे देना है फिर वो ड्रग को। अगर कोई ड्रग है जो बहुत जल्दी से GIT में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो दैट वी कांट गिव ओरली। तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, पैरेंट्रल रूट के थ्रू देना पड़ेगा, इधर IV देना पड़ेगा, IM देना पड़ेगा, दैट इज इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उससे पता चलता है हमको। डोज कैसी है ड्रग की, कि कितना देना है, कौन सी कितने डोज में देना है, फ्रीक्वेंसी कब तक देना है, क्योंकि अगर ड्रग का कितने देर में एक्सक्रीशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी हम लोग डिसाइड करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि ड्रग का एक्शन कब तक हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिसाइड करेंगे। Now first is absorption. Absorption is the process by which the drug enters the bloodstream without being chemically altered, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट बीइंग केमिकली अल्टर्ड। हमने कोई भी एक ड्रग खाया, हमने पैरासीटामोल का एग्जांपल लिया है, तो अगर हमने पैरासीटामोल लिया तो पूरा का पूरा जो ड्रग है वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा, और उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर चेंज हो गया तो फिर अल्टीमेटली उसका एक्शन नहीं होगा ड्रग का। So the movement of the drug from its site of application into the blood or lymphatic system, हमने orally लिया पैरासीटामोल, ठीक है, तो हमारा oral route के थ्रू उसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ड्रग का, एंड देन इट गेट्स एब्जॉर्ब इन द GIT में जाके क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन चालू होगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने बताया कि बहुत सारे उसमें प्रोसेस है। हाउ द ड्रग ट्रांसफर फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर ड्रग का पार्टिकल साइज है, अगर छोटा पार्टिकल साइज है, जैसे सिरप फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है, तो बट नेचुरल है कि वो ड्रग कैसे है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। वेरेज अगर तुम टैबलेट देते हो या अलग फॉर्म में कोई ड्रग्स देते हो तो एब्जॉर्प्शन विल टेक टाइम, ठीक है। फिल्टरेशन है, फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्टरेशन। हम लोग बहुत सारा हम लोग ने केमिस्ट्री में किए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हमने लैब में किए हैं, राइट। उसमें वो लिटमस पेपर टेस्ट करता था, फिल्टरेशन भी करते थे, कुछ अभी याद नहीं है मुझे क्या क्या केमिकल्स यूज़ करते थे, बट कुछ ऐसा टनल फनल टाइप रहता था, और उसमें हम लोग डालते थे तो सैंड ऊपर रह जाता था, पानी नीचे रह जाता था, ठीक है। तो फिल्टरेशन, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फिल्टरेशन, कि पैसेज ऑफ द ड्रग थ्रू द एक्वस पोर्स, कि फिर अगर हम लोग टिश्यू पेपर का एग्जांपल लेते हैं तो वो एक्वस पोर के थ्रू कैसा होता है कि ड्रग जो एकदम स्मॉल पार्टिकल है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। साइज शुड बी लेस देन द साइज ऑफ द पोर्स। अब जो टिश्यू पेपर के पोर्स है या एकदम छोटे छोटे पोर्स अगर ड्रग के रहेंगे तो वो इजीली वहाँ से चला जाएगा,
ठीक है, जैसे सॉल्ट वाटर ले लिया, अगर सॉल्ट वाटर लेते हैं तो वो सॉल्ट पूरा मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, तो ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो ईजिली चला जाएगा, टिश्यू पेपर से चला जाएगा। तो साइज शुड बी लेस देन दैट ऑफ द पोर। इट हैज़ टू बी वाटर सॉल्युबल ही रहना चाहिए, तभी फिल्ट्रेशन प्रॉपर होगा। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम है, ग्लूकोज है। हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी कैसे हम लोग पाउडर फॉर्म में कॉफ़ी डालते हैं, दूध में डालते हैं, मिक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहता है। इसलिए ड्रग्स शुड हैव अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज फॉर प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है, ड्रग्स सपोज टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। हम मैंने बताया कि बायोलिपिड जो अपना प्लाज्मा है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड, तो ड्रग्स मस्ट बी लिपिड सॉल्युबल। अब बट नेचुरल है, अगर लिपिड रहेगा तो लिपिड सॉल्युबल ही ड्रग्स वहाँ से जा सकेंगे। हाई पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड हायर ऑब्जॉर्प्शन, उसका जो अभी हम लोग इतना मॉलिकुलर लेवल पे नहीं जाएंगे, सब सिर्फ इतना याद रखो, डिफ्यूजन का अच्छे से कब होगा, अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग रही और तो उसका प्रॉपर डिफ्यूजन होता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज डिफ्यूजन। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन पे अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरे फैक्टर्स लिखना है और थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल सबका लिखना है और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देन थर्ड इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन। अब कुछ ड्रग अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसी को धक्का लगता है। अब कोई लोग कैसे, कोई लोग खुद ही अपने आप पास हो जाते हैं, पढ़ाई करके हो जाते हैं, किसी लोगों को क्या लगता है, कंडो लगता है, 10 मार्क का लगता है, तो किसी को धक्का मारना पड़ता है। तो सेम है कैरियर मीडिएटेड एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे मैंने एक एग्जाम डायग्राम लिया है आपको, उससे ये अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो पैसिव बट फैसिलिटेटेड, पैसिव डिफ्यूजन है लेकिन उसको धक्का मारना पड़ रहा है, तो कुछ ड्रग्स है जिनको धक्का मार के आगे एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करना पड़ता है। एग्जाम्पल कौन सी ड्रग है, लीवोडोपा है एंड अमाइनो एसिड इनटू द ब्रेन। ब्रेन में अगर अमाइनो एसिड को हमको एब्जॉर्ब करना है तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लगेगा, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज एटीपी एंड कैरियर प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग चढ़ाई पे जा रहे हैं कहीं, ठीक है, अगर हमको कोई हिल स्टेशन में जाना है या समझो हिमालय हमको चढ़ना है, तो क्या लगेगा अपने को, हिमालय चढ़ना है, हम लोग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, ठीक है। हम लोग नीचे से ऊपर तरफ चढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें हमको एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी अपने को, बॉडी में ग्लूकोज है, एटीपी कन्वर्जन होगा और वहाँ से अपने को एनर्जी लगेगी, क्यों? क्योंकि उसको हमको नीचे से ऊपर चढ़ना है। तो सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है, ड्रग्स को एनर्जी लगती है एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका एग्जाम्पल है लीवोडोपा एंड मिथिलडोपा फ्रॉम द गट। अब देखो गट कहाँ है, एकदम हमने कोई भी ड्रग लिया है, लीवोडोपा हमने ओरल फॉर्म में लिया सपोज, तो वो गट में गई है, अंदर गई है गट के अंदर। गट समझो गट की नीचे है, लोअर लेवल पे हम लोग गट नीचे का हिल है, और हमको कहाँ जाना है, ब्रेन। ब्रेन हमारा हिमालय का टॉप है समझ लो, तो गट से हमको कहाँ जाना है, हिमालय पे जाना है, हमको ब्रेन में वो ड्रग पहुँचाना है लीवोडोपा का। क्यों? बेसिकली पार्किंसनिज्म में क्या चाहिए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना चाहिए, डोपामिन में कन्वर्ट होना चाहिए एंड देन द एक्शन हैज़ टू बी स्टार्टेड। सो इट रिक्वायर्स ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, अपने को हिल में चढ़ना है, ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ फोर्थ इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सबको पता है, एक पिक्चर प्लांट आता है, ठीक है, बायोलॉजी जो हमने पढ़े होंगे, वो क्या करता है, उसके अंदर कोई भी गया, कोई कीड़ा गया या कुछ भी गया, वो क्या करता है, उसको खा लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो सिमिलरली क्या है, फैगोसाइटोसिस यही प्रोसेस है कि एनगल्फिंग द ड्रग। तो अपने इंटेस्टिनल विलाय होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रग को पूरा एनगल्फ कर लेंगे। The process by which large molecules are engulfed by the cell membrane forming a vesicles and releases them intracellularly. Example protein, toxin. ठीक है, अपने गट में, इंटेस्टाइन्स में क्या है, विलाय रहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल आएगा, ड्रग का मॉलिक्यूल आएगा, तो वो ओपन होगा और वो उसको एंगल्फ कर लेगा और फिर उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा, सेल के अंदर उसको डाल देगा, ठीक है, एक्शन के लिए। सो दैट इज़ बेसिकली फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एक बार फिर से हम लोग सिर्फ हेडिंग देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लास्ट में अगर जिसको कुछ भी नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। सो फैक्टर्स कौन से हमने देखे एब्जॉर्प्शन में, फर्स्ट वॉज फिल्टरेशन, सेकेंड इज डिफ्यूजन, थर्ड इज कैरियर मीडिएटेड एब्जॉर्प्शन। कैरियर मीडिएट में एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और फोर्थ इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस।
अभी ये 3 एग्जाम्पल है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एक्टिव डिफ्यूजन। पैसिव यानी क्या है, जो चल रही है, छोटी सी नहीं कि ट्रेन, कभी कभी हम लोग रेलवे क्रॉसिंग में हम लोग वेट करते रहते हैं कि कोई ट्रेन जाएंगी और क्या दिखता है, एक छोटा सा डब्बा कुछ जैसा चारकोल वगैरह लेके, वो मुझे मालूम नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो वो धीरे 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 ट्रैक से जाता है। फिर हम लोग को हंसी आती है कि हम लोग खड़े हैं ये डब्बा जब तक क्रॉस होगा। तो वो है पैसिव डिफ्यूजन, उसको कुछ एनर्जी नहीं लग रही है, वो धीरे धीरे जा रहा है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग का एग्जांपल उसमें ले सकते हैं कि वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं लग रही है, कोई कैरियर नहीं लग रहा है, उसको धक्का भी मारना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप धीरे धीरे जा रहा है। तो दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा आता है एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग वो ट्रॉली ले सकते हैं कि रास्ता एकदम क्लियर है और वो ट्रॉली को एक थोड़ा सा इनिशियली पुश लग रहा है और वो आगे बढ़ गई, अपने आप चली गई, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा आता है जब हम लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, हिल स्टेशन में है, हम लोग को नीचे से ऊपर चढ़ना है, तो ये गाड़ी है बाइक लेके चला रहे हैं, हमको क्या करना पड़ता है, एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और वो एनर्जी कहाँ से, एटीपी से मिलती है। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमको जाना पड़ता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है, उसके लिए हम लोग का सांस भी फूल जाती है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव डिफ्यूजन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। हमने क्या देखा कि ड्रग हमने लिया, ओरली लिया, और वहाँ से क्या होगा कि ओरली गट में जाके तो उसका काम नहीं होगा, वो लिवर में जाएगी ड्रग वहाँ से जब वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी देन द एक्शन विल स्टार्ट। तो ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज बेसिकली ड्रग एब्जॉर्प्शन। द रेट एंड एफिकेसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उसके हिसाब से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। अभी मान लो कि कोई पेशेंट कोई है कार्डियक अरेस्ट में आ रहा है और हम लोग एकदम पेशेंट को पल्सलेस हो गए, हम लोग क्या करते हैं, उसको आईवी कोई एट्रोपिन दे दिया, ब्रेडिकार्डिया में है तो एड्रेनलिन दे दिया है, तो कोई भी ड्रग हम लोग आईवी जो पुश करते हैं तो क्या होता है, वो इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इमीडिएट ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम लोग उसमें ओरली नहीं देते रहेंगे ड्रग, क्योंकि जब तक ओरल देंगे और वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में तब तक पेशेंट चला जाएगा अपने हाथ से। तो क्या है, जो आईवी रूट के थ्रू देते हैं उनका 100% उसकी बायोबिलिटी रहती है ड्रग की, उसका 100% एब्जॉर्प्शन होता है और पूरा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। जितना ड्रग दिया 100 मिलीग्राम अगर तुम आईवी दे रहे हो तो पूरा 100 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। वेरएज अगर हम लोग ओरली 100 मिलीग्राम कोई ड्रग दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कितना होता है उसका, ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने तक 75 हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि उसका वही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमने पहले लेक्चर में देखा था। सो द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन depends, means it is responsible for the absorption of particular drug. For IV delivery absorption is complete, that is the total dose of the drug reaches the systemic circulation. same है कि IV drug दिया तो पूरा का पूरा drug circulation में जाएगा, उसका action पूरा शुरू हो जाएगा। then drug delivery by other routes may result in only partial absorption and thus lower bioavailability. same thing जो मैंने बताया कि अगर अदर रूट्स के थ्रू देते हैं, जैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ट्रांसडर्मल पैच देख रहे हैं, या हमने लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था ड्रग्स का कि पैच लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कम होता है। सिर्फ आईवी रूट है जिसका पूरा टोटल एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग जीआई एब्जॉर्प्शन, ये है फैक्टर्स हैं, कुछ और फैक्टर्स दिए हैं शानबाग में, आपको वो रट लेना है और वो ही अगर आपको पॉइंट्स भी याद रहे तो आप उसके हिसाब से भी आप आंसर्स लिख सकते हो, तो आपको वो लर्न ही कर लेना है पूरे 10 फैक्टर्स। वन इज पीएच ऑफ द मीडिया एंड प्रेशर ऑफ द ड्रग, देन एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, फिर पार्टिकल साइज ड्रग का कैसा है, ड्रग का फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में है ड्रग, फिर गट की मोटिलिटी कितनी है, फिर जीआई ब्लड फ्लो कितना है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ द एंड ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द जीआई एब्जॉर्प्शन। A drug must be in solution to be absorbed. Since most drugs are either weak acids or weak bases, pH affects their solubility and hence absorption. अगर हम लोग कोई ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में देते हैं तो बट नेचुरल है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में, हमने देखा कि फैक्टर्स है कि अगर पार्टिकल साइज कम है, सोल्यूशन फॉर्म में है ड्रग, तो वो प्रॉपर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ड्रग्स क्या रहते हैं, आइदर वीकली एसिडिक ड्रग रहती है या वीकली बेस रहते हैं ड्रग, हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब हम लोग ने एसिड बेस जो चीज़ें हैं ये सब 12th में पढ़ा है, किसी को अगर डिटेल देखना है तो आप रेफर कर सकते हो केटी त्रिपाठी।
देन पीएच अफेक्ट्स देयर सॉल्युबिलिटी एंड हेंस एब्जॉर्प्शन। ड्रग का जो पीएच रहता है वो भी उसका सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करता है और हेंस उसका एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। वीक बेसिस आर एब्जॉर्ब्ड मोर रैपिडली फ्रॉम द इंटेस्टाइन देन द स्टमक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये घुमाने के लिए पूछते हैं क्वेश्चन कि हमारा बेसिकली स्टमक का जो मीडियम है, एवरीबडी नो स्टमक में क्या है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है, HCl रहता है स्टमक में। तो जो वीकली एसिडिक ड्रग है दे आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक, वेर इज वीकली बेसिक ड्रग है। और इंटेस्टाइन का कैसा है मीडियम, इंटेस्टाइन इज बेसिकली अल्कलाइन मीडियम, राइट। तो जो बेसिक ड्रग है दे आर एब्जॉर्ब्ड मोर रैपिडली इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में बेसिक ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का भी अल्कलाइन मीडियम है और ड्रग भी अल्कलाइन है, तो वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। फिर एसिडिक ड्रग है, वीकली एसिडिक ड्रग है, स्टमक का भी एसिडिक मीडियम है, तो वो स्टमक में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके भी एग्जाम्पल है एम्फेटामाइन है, मॉर्फिन है, दीज आर बेसिक ड्रग्स है, तो वो बेसिक मीडियम में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाती है। हिपैरिन है, एसिडिक ड्रग है, तो वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर एब्जॉर्प्शन साइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके सब ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ज़्यादा है एंड परमेबिलिटी जो ड्रग्स की वो वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से परमेबल हो जाती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द बेस्ट एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ड्रग का। सो यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन पार्ट हो गया। सेकेंड इज़ बायोएबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका डेफिनेशन रट लेना है। फिर ड्रग्स जिनका अच्छा है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछते हैं, व्हाट इज़ बायोएबिलिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग। वही 10 पॉइंट्स आपको लर्न करना है और उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो बायोएबिलिटी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अ केमिकली अनचेंज फॉर्म, दैट इज बेसिकली बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने एक ड्रग लिया, हमारा पैरासीटामोल लिया, और वो पैरासीटामोल ब्लड सर्कुलेशन में जैसे फॉर्म में जा रही है, यानी हमने 100 मिलीग्राम का लिया, तो मैंने बताया कि ओरली ड्रग लेते हैं तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सर्कुलेशन में जाने के पहले उसको क्या है, उसको बाईपास करना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाना है, उसको लिवर में जाना है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म गट से लिवर, फिर लिवर से फिर बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। तो जब तक जाने तक के वो कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होता है, कुछ डिस्ट्रॉय होता है और थोड़ा बचता है जो वो एब्जॉर्ब होता है। तो 100 का कितना 70 होगा, तो अगर 70 मिलीग्राम अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है ड्रग, तो हमारा बायोएबिलिटी कितना हुआ 70 मिलीग्राम, राइट, कि जितना ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा ड्रग, तो दैट इज बेसिकली द बायोएबिलिटी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन दैट इज द साइट ऑफ एक्शन इज बेसिकली द बायोएबिलिटी। it is expressed in percentage, that is it is 100% for drugs given by IV route। हाँ, अब ये भी एक MCQ आता है कि 100% बायोएबिलिटी कौन सी ड्रग्स की रहेगी, बट नेचुरली कि अगर हमने IV रूट की, तो मैंने एक फिगर बताया था डायग्राम में जिसमें बायोएबिलिटी के बारे में भी दिया था कि कौन से रूट में कैसे देंगे तो कितनी बायोएबिलिटी रहती है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, पहले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था। तो अगर IV रूट से हम लोग ड्रग देते हैं तो वो पूरा का पूरा ड्रग 100% ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, तो बायोएबिलिटी कितनी हुई 100%। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, 70 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग इज आर एब्जॉर्ब्ड अनचेंज, सो बायोएबिलिटी इज 0.7 और 70%, ठीक है। ये हमारा पैरासीटामोल का एग्जांपल जो हमने लिया था कि 100 मिलीग्राम अगर लेते हैं तो 70 मिलीग्राम उसकी बायोएबिलिटी रहती है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएबिलिटी, अब बायोएबिलिटी ड्रग पहुंचने के लिए सर्कुलेशन में कुछ कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग कितना अच्छे से एब्जॉर्ब होता है उतनी ही उसकी बायोएबिलिटी रहेगी। सेकेंड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ड्रग्स विच हैव गॉट हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हैव गॉट लो बायोएबिलिटी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही ड्रग्स आधे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने तक कम ड्रग बचेगा, ठीक है। सो जैसे उसका एग्जांपल हम लोग नाइट्रेट्स ले सकते हैं, लिग्नोकेन है, इनमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट है, ठीक है। तो जिसमें अगर ज़्यादा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो दैट ड्रग्स विल हैव गॉट लो बायोएबिलिटी। ये है फिगर एग्जांपल है कि अगर हमने कोई एक इंजेक्टेबल कोई ड्रग दिया IV रूट के, सपोज हमने IV रूट से एक ड्रग दिया, तो वो क्या होगा, फटाक से उसका वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और पूरा का पूरा ड्रग जाएगा। वेरेज अगर हम लोग ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं तो वो धीरे 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 करके मेटाबोलाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर सर्कुलेशन में जाएगा, तो बट नेचुरल उसका बायोएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वेरेज इंजेक्टेबल ड्रग देंगे तो फटाक से जल्दी से उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन भी ड्रग का बढ़ जाएगा और विद इन फ्यू टाइम कि 5 मिनट में उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वेरेज हमने एक पैरासीटामोल अगर खाया तो उसका इफेक्ट होने को कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा। नाउ दैट वाज अबाउट एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी के बारे में हमने देखा। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोबिलिटी और भी फैक्टर्स है, मैंने बताया आपको 10 पॉइंट्स है, वो पूरा आपको लर्न करना है, वो पूछते हैं एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ड्रग ले लिया है, ड्रग एब्जॉर्ब हो गया है बॉडी में, ठीक है। अब एब्जॉर्ब होने से काम नहीं खत्म होगा, अब हमको क्या करना है, उसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने गाड़ी चालू कर दी, हमारा फार्माकोकाइनेटिक गाड़ी शुरू हुआ है, गाड़ी आधे दूर तक पहुँचा है, एब्जॉर्ब हो गया है। अब क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूटर रहता है ना, कि वहाँ से पेपर खरीदता है, पहले ले लेता है, फिर वो हर घर में जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सिमिलरली अब हमको ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू इंटरस्टिशियम एंड और द सेल, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का रिवर्सिबल मूवमेंट है ड्रग का। ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, हर जगह जाके ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी है कि कुछ है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। अभी मैंने बताया आपको कि ड्रग जो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड रहेगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा। वो बोलेगी नहीं, अब मुझे ड्रग नहीं देना है, जल्दी से मुझे ज़्यादा देर तक बॉडी में रहना है, क्योंकि अगर जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फिर जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा और बॉडी से जल्दी बाहर ड्रग निकल जाएगा, ठीक है। तो जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, जो ड्रग ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है, दे हैव लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन MCQ का पूछते हैं। सो एल्ब्यूमिन दैट इज एसिडिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग, जो बेसिक ड्रग रहते हैं दे गेट्स बाउंड टू एल्ब्यूमिन, वेर इज नहीं उल्टा हो गया। एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन को बाइंड होती है और जो बेसिक ड्रग्स रहती है वो अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन को जाके बाइंड होती है, ठीक है। ये भी MCQ पूछते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी कंफ्यूजिंग रहता है, तो उल्टा याद रख सकते हैं हम लोग। जैसे एसिड है तो एल्ब्यूमिन को बाइंड होगा और बेसिक ड्रग है वो अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन को बाइंडेड रहेगी, ठीक है। नाउ सेकेंड इज टिश्यू अपटेक ऑफ ड्रग और टिश्यू बाइंडिंग, ठीक है। ड्रग्स का टिश्यू अपने बॉडी में एडिपोज टिश्यूज रहते हैं, कुछ है ऑर्गन्स जहाँ पे एडिपोज टिश्यू में बाउंड रहते हैं, तो एडिपोज टिश्यू है उसमें बाइंड होती है, बोन्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लिवर में, जैसे क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन हम लोग देते हैं बेसिकली कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लिवर में होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन देते हैं। आयोडीन का अब कहाँ पे एक्शन होना चाहिए, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट नेचुरली थायराइड ग्लैंड में, तभी उसका एक्शन होगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो ड्रग रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थर्ड इज बैरियर्स एंड कैपिलरी परमेबिलिटी। अब हमने एक एग्जांपल लिवोडोपा लेते हैं। अगर पार्किंसंस डिजीज़ है तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, लिवोडोपा देते हैं। लिवोडोपा जो ड्रग है वो खुद ही जाके उसका ब्रेन में नहीं जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को। हम आप लोग जब पार्किंसंस पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो द ड्रग अबाउट लिवोडोपा। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी पूछते हैं शॉर्ट नोट के लोग। तो लिवोडोपा क्या है, वो जाके ब्रेन में एक्शन नहीं होता है, हमको उसको डोपामिन में कन्वर्ट करना है। तो लिवोडोपा गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोपामिन एंड देन इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर और फिर उसका वहाँ पे एक्शन होता है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी एक फैक्टर है। सेकेंड इज प्लासेंटल बैरियर ऑल्सो, प्लासेंटल ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर हमको कोई बच्चों के लिए कोई ड्रग देना है तो हम लोग प्रेगनेंसी में मदर को वो ड्रग देते हैं जो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके जाएगी और बेबी पे अफेक्ट होगा। सेल मेम्ब्रेन में उसका भी एक एक्शन है ड्रग परमेबिलिटी की। सो बैरियर्स एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, इससे भी डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का। फिर रेट ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, जहाँ पे जो अपने वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे बट नेचुरल है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर अच्छे से रहता है, ठीक है, लाइक ब्रेन, किडनी, लिवर, लंग। तो दीज आर हाईली परफ्यूज्ड पार्ट, यानी यहाँ पे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहता है, तो यहाँ पे जो है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर अच्छे से होता है। देन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अभी कुछ ड्रग्स है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप जब आगे चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें एक लोडिंग डोज रहता है कि जैसे सब लोग मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन सभी लोगों ने यूज़ की होंगी, तो क्लोरोक्विन का डोज क्या हम लोग लोडिंग डोज में ड्रग देते हैं। जो लोग ICU में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग कुछ डोज, सम ड्रग्स आर गिवन एज अ लोडिंग डोज। क्यों देते हैं, MI में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको भी हम लोग एस्पिरिन का 325 मिलीग्राम है, क्लोपिट्रोगल, तो हम लोग लोडिंग डोज देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि उसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में वो ड्रग ज़्यादा पहुंचना चाहिए।
क्योंकि हमने देखा कि ओरली देते हैं तो आधा तो ड्रग ऐसे ही मेटाबोलाइज होता है। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में जितना ज़्यादा देर तक ड्रग रहेगा, जितना ज़्यादा ड्रग रहेगा, उतना फास्ट उसका इफेक्ट होगा। सो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। एक बार फिर से ये पॉइंट देखते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू अपटेक ऑफ द ड्रग्स दैट इज टिश्यू बाइंडिंग, फिर बैरियर्स, कैपिलरी परमिबिलिटी, फिर रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या है, ड्रग को हमको मेटाबोलाइज करना है। एंजाइमेटिकली मीडिएटेड अल्टरेशन इन द ड्रग स्ट्रक्चर। अब हमको ड्रग को मेटाबोलाइज करना है तो अभी एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी हमको अगर कुछ ब्रेड का अगर कुछ चीज़ बनानी है, समझो अगर कटलेट बनाना है, तो लेडीज़ को मालूम होगा, हम लोग ब्रेड को क्या करते हैं, पूरा का पूरा सेगा ब्रेड नहीं डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को पहले ऐसे क्रश करते हैं, ठीक है। तो क्रश करने के बाद जब वो ऐसा बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तभी हमारे वो कटलेट बनानी है, जिसमें भी हमको यूज़ करना है तो उसमें यूटिलाइज होगा। सिमिलर वे में ड्रग को हमको ड्रग का भी थोड़ा सा चूड़ा फॉर्म में करने का है, ताकि वो बॉडी से जाके एक्सक्रीट हो जाए बाहर, ठीक है। अगर वैसा का वैसा पूरा का पूरा ब्रेड डाल देंगे तो वो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, हमारा कटलेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर वे कि ट्रांसफॉर्म्स लाइपोफिलिक ड्रग्स इनटू मोर पोलर रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमको बॉडी से ड्रग को बाहर निकालना है। तो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड है, लिपिड लाइपोफोलिक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, तो हम लोग उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करना है, ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट इज लिवर, मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, बट स्पेसिफिक ड्रग्स में अंडरगो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर टिश्यूज सच एज किडनीज एंड द इंटेस्टाइन। लिवर में अब जो भी ड्रग लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जाके लिवर खराब हो जाएगा, तो इतने ड्रग्स खाएगा तो लिवर खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत पहले के कंसेप्ट थे ना कि ज़्यादा एलोपैथी खाने से लिवर खराब होगा। क्यों, क्योंकि सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बेसिकली लिवर में होता है, ठीक है। तो एक लिवर है, फिर किडनीज में भी कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है। Some agents are initially administered as inactive compounds, prodrugs, and they must be metabolized into their active form, ठीक है। अभी कुछ हम ये भी प्रोड्रग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रोड्रग पे आता है कि कुछ ड्रग जो रहती है दे आर प्रोड्रग्स एंड दे एग्जाम्पल है लिवोडोपा, हमने लिवोडोपा का एग्जाम्पल लिया है, पार्किंसंस में देते हैं। तो लिवोडोपा इज अ प्रोड्रग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। तो इनएक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं ड्रग का कि प्रोड्रग है, तो इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग का, और फिर वो बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, डोपामिन में कन्वर्ट होती है, एंड देन द एक्शन स्टार्ट्स। सो हमको ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। सो दिस वाज अबाउट ड्रग मेटाबॉलिज्म। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा रटना है। एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम इनिबिटर्स, इसमें एमसीक्यू भी आते हैं कि 4 नेम्स आर गिवन, लाइक रिफैम्पिसिन देंगे, कार्बामेज़ापिन, फिनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, ये चारों ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर्स है, ठीक है। तो उसमें एक कुछ डमी क्वेश्चन होगा कि कुछ और ड्रग का नाम लिख देंगे, नाइट्रेट्स लिख देंगे कि इसमें से बताओ कि एंजाइम इंड्यूसर्स इनिबिटर कौन सा है। तो आपको ऑड में ऑड एक्सेप्ट पूछता है ज़्यादातर, तो एक्सेप्ट में आपको नाइट्रेट्स को टिक करना है। सो उसके लिए आप यू हैव टू लर्न एंजाइम इंड्यूसर्स, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे या शानबाग में या कोई भी कॉपी जो नोट्स होंगे आपके, तो पहले पेज में 2 कॉलम बना लो, एक एंजाइम इंड्यूसर्स का, एक एंजाइम इनिबिटर का, और उसमें पूरे ड्रग्स के नाम लिख लो और डेली उसको पढ़ो। तो जब भी आप बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो तो डेली यू गो थ्रू दैट, तो आपको लर्न हो जाएगा एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनिबिटर्स, आगे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो कमिंग टू inducers, the cytochrome P450 enzyme are an important target for pharmacokinetic drug interaction। अभी ये cytochrome P450 है, ये मैक्सिमम ड्रग्स इससे ही इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम ये है, ये लर्न कर लो, cytochrome P450, कीटोकेनाजोल है, इसके थ्रू होता है इंड्यूस। तो मैक्सिमम ड्रग जो है वो, फिर बाकी भी आते हैं, C19 आते हैं, वो सब आपको नहीं भी लर्न होता है तो छोड़ दो, चलेगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक साइटोक्रोम P450 इज इम्पॉर्टेंट। सर्टेन ड्रग्स, मोस्टली नोटेबली फिनोबार्बिटोल, रिफैम्पिसिन, कार्बामेज़ापिन, दे आर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ वन और मोर CYP आइसोएंजाइम। ये CYP आइसोएंजाइम्स रहते हैं। तो कुछ कुछ ड्रग्स कैसे रहते हैं कि उसको बहुत जल्दी से मेटाबोलाइज करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे क्यों, एंजाइम इंड्यूसर्स क्यों हमको पता चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है, तो ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, ये अपने इसमें लिवर में रहेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हमने कोई ड्रग लिया, सपोजिंग हमने लिया एंजाइम इंड्यूसर रिफैम्पिसिन लेते हैं, ठीक है।
कि अगर कोई लेडी उसको समझो टीबी हो गया है, ठीक है, टीबी हो गया तो हमने ड्रग्स चालू किया रिफेम्पिसिन उसको। अब उसको क्या है कि फर्टिलिटी पीरियड वाली लेडी है, उसको ओसी पिल्स भी लेना है, ठीक है। तो अगर रिफेम्पिसिन शुरू है, ठीक है, एंजाइम इंड्यूसर है वो, तो अगर उसके बाद वो ओसी पिल्स लेती है तो क्या होगा, अगर ओसी पिल्स चालू करेगी तो वो ओसी पिल्स को फटाफट मेटाबोलाइज कर देगा बॉडी में रिफेम्पिसिन, और बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट कर देगा। वेरेज हमको क्या चाहिए कि ओसी पिल्स का एक्शन थोड़ा देर तक रहना चाहिए, इट शुड बी देयर। वाई? फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट के लिए। अगर बॉडी से जल्दी मेटाबोलाइज होकर ड्रग बाहर निकल जाएगा तो बट नेचुरल कि उसका इफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा देर तक, तो क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होगा और लेडी में लैंड इन टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू नो विच आर द एंजाइम इंड्यूसर्स। प्रैक्टिस रिलेटेड ऑल्सो कि हम लोग बहुत सारी ड्रग्स देते हैं, वी डोंट नो दैट सर्टेन ड्रग्स, एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन आर एंजाइम इनिबिटर्स, ठीक है। इनिबिटर्स भी हार्मफुल हैं, जब हम लोग इंडिबिटर्स देखेंगे तो उसमें बताती हूँ आपको। इंड्यूसर्स है तो इंड्यूसर्स का ऐसे एक्शन होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो विच ड्रग्स आर एंजाइम इंड्यूसर्स। सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। डिक्रीज प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, सेम थिंग है। अगर आप एंजाइम इंड्यूसर ले रहे हो, जैसे आपने रिफेम्पिसिन लिया, उसके बाद आपने ओसी पिल्स ले लिया, तो क्या होगा, ओसी पिल्स का जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। सेकेंड, डिक्रीज ड्रग एक्टिविटी इफ मेटाबोलाइट इज इनएक्टिव, अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट है तो ड्रग का एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इंक्रीज ड्रग एक्टिविटी इफ मेटाबोलाइट इज एक्टिव, अगर एक्टिव फॉर्म में अगर मेटाबोलाइट है तो उसकी ड्रग एक्टिविटी बढ़ जाती है। डिक्रीज थेरापेटिक ड्रग इफेक्ट, हाँ सेम है कि अगर ड्रग ही जल्दी से मेटाबोलाइज हो गया तो उसका ड्रग जो थेरापेटिक ड्रग इफेक्ट है बट नेचुरल है कि वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर बॉडी में रहने ही नहीं दिया उसको, रिफेम्पिसिन ने ओसी पिल को रहने नहीं दिया ड्रग को बॉडी में। सो डिक्रीज थेरापेटिक ड्रग इफेक्ट। एंजाइम इंड्यूसर्स पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको ये 4-5 पॉइंट याद रखना है। कमिंग टू नेक्स्ट, एंजाइम इनिबिटर। अब हमने इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन हो गया एंजाइम का, अब एंजाइम इनिबिटर्स भी रहते हैं। इनिबिशन ऑफ CYP आइसो एंजाइम एक्टिविटी is also an important source of drug interaction that leads to serious adverse effect। अभी एंजाइम इंड्यूसर में क्या हुआ, जल्दी जल्दी एक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एंजाइम इनिबिटर्स देते हैं ड्रग्स, जैसे केटोकेनाजोल है, रिटोनावीर है, सिमिटिडीन है, एरिथ्रोमाइसिन है, अगर ये ड्रग किसी को शुरू है और उसके ऊपर आपने दूसरी ड्रग दे दिया तो क्या होगा, वो उसका एंजाइम इनिबिट करेगा। एंजाइम इनिबिशन करना यानी क्या होगा, उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम कर देगा, ड्रग का एक्सक्रीशन कम करेगा। अब ये होने से क्या होगा, अगर इसके बाद आपने वार्फरिन दे दिया तो क्या होगा, वार्फरिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, पेशेंट को ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा। वार्फरिन इज़ एन एंटीकोएगुलेंट ड्रग, ठीक है। तो अगर हमने इसके बाद कोई ड्रग दे दिया तो उससे क्या होगा, उसका बॉडी से एक्सक्रीशन धीरे हो जाएगा, एंजाइम इनिबिट हो जाएगा। जो मेटाबॉलाइज करने वाला एंजाइम है साइटोक्रोम P450, तो दैट विल बी इनिबिटेड, वो इनिबिट हो जाएगा उसका एक्शन, तो ड्रग ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगी। ड्रग का ज़्यादा देर तक बॉडी में रहना यानी टॉक्सिसिटी ड्रग की बढ़ाना, तो बेसिकली दिस इज एंजाइम इनिबिशन, ठीक है। Inhibition of CYP enzyme activity is also an important source of drug interaction that leads to serious adverse effect. The most common form of inhibition is through competition for the same isoenzyme। एक ही एंजाइम है, उसी पे ही competition कर रहे हैं। For example, omeprazole is a potent inhibitor of 3 of the CYP enzymes responsible for warfarin metabolism। ओमेप्राजोल अगर कोई ड्रग लिया है किसी ने, ओमेप्राजोल फ्रीक्वेंटली देते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है, ओमेज लिख के बहुत फ्रीक्वेंटली देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद कोई पेशेंट ने वार्फरिन लिया तो क्या हो जाएगा कि वार्फरिन मेटाबोलाइज नहीं होगा जल्दी और वार्फरिन का जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाएगा। If two drugs are taken together, plasma concentration of warfarin increases, which leads to greater inhibition of coagulation and risk of hemorrhage and serious bleeding reaction। Same thing है कि दो ड्रग साथ में ले लिया, वार्फरिन का एक्शन ज़्यादा देर तक रहा, वार्फरिन ज़्यादा देर तक रहा यानी ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई। CYP इनिबिटर्स आर, अब ये भी रटना है आपको, एरिथ्रोमाइसिन है, सिमिटिडीन, केटोकेनाजोल, रिटोनावीर, बिकॉज दे ईच इनिबिट सेवरल CYP आइसोएंजाइम। ये सारे क्या है, एंजाइम इनिबिटर्स हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनिबिटर। इनिबिशन ऑफ अ ड्रग मेटाबॉलिज्म में लीड टू, अब कोई भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो देयर विल बी इंक्रीज प्लाज्मा लेवल्स ओवर टाइम विथ लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। बहुत दिनों तक तुम वो ड्रग दे रहे हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक रहेगी, प्रोलॉन्ग्ड ड्रग इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहेगा। इंक्रीज ड्रग इंड्यूस्ड इंक्रीज टॉक्सिसिटी, जितना देर तक बॉडी में ड्रग रहेगा उतना देर तक टॉक्सिसिटी होगी।
ठीक है। सो दिस वाज एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनिबिटर। अब माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर्स कौन से, इसमें मैंने एक शॉर्टकट है कि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, मेनली फिनोबार्बिटोन है, फिनिटोइन है, कार्बामेजेपिन है, ये 3 ड्रग तो एंजाइम इंड्यूसर है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। रिफैम्पिसिन एक पेटेंट है, सबको याद रहता है, रिफैम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये भी एंजाइम इंड्यूसर है, तो 4 ड्रग तो आपको याद होगी। सल्फोनामाइड्स है, फिर सेंट जॉन्स वॉट है, और सिगरेट स्मोकिंग भी एंजाइम इंड्यूसर काम करता है। फिर आते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर्स में आते हैं। इनिबिटर्स में कौन से आते हैं, एक जो टीबी की ड्रग है आइसोनाजिड है एक, ठीक है, फिर डायसल्फरम है, सिमिटिडीन, एलोपिरेनॉल, क्लोरमफिनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनाइडाजोल और ग्रेप फ्रूट जूस। ग्रेप फ्रूट जूस में भी पूछते हैं एमसीक्यू में कि वेदर इट इज़ एन एंजाइम इनिबिटर की इंड्यूसर, क्योंकि हम लोग बाकी तो लर्न कर लेते हैं लेकिन ये छोड़ देते हैं, तो आपको ये भी ख्याल में रखना है। ये ही इसी का चार्ट का आप बना लो एक पेपर में और स्टिक कर दो कहीं पे भी। नाउ फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक क्विकली ले लेते हैं रिवीजन इसका। सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन ऑफ सम ड्रग्स बाय द लिवर फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने देखा था कि ओरली कोई ड्रग लिया तो वो कहाँ जाता है, जीआईटी से जाता है, जीआईटी से पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो गट में गया, गट से पोर्टल वेन हेपेटिक वेन, फिर वहाँ से हार्ट कैपिलरी, फिर ब्लड सर्कुलेशन में गया। तो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पास इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए भी पूछते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नाउ लास्ट ड्रग एक्सक्रीशन। आज हम लोग हमारे पास अभी 10 मिनट्स और बचे हैं, ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने देखा कि हमने ADME देखा, ठीक है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। अब ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करना है, सो रिमूवल ऑफ द ड्रग, एक्सक्रीट करना है, थ्रू करना है बॉडी को, तो रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी ऑकर्स बाय द नंबर ऑफ रूट्स। रिमूव कैसे होगा ड्रग का, आइदर किडनी से रिमूव होगा, रीनल एक्सक्रीशन, हिपैटोबिलियरी लिवर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, पल्मनरी एक्सक्रीशन, मैंने अल्कोहल का एग्जांपल बताया आपको, और माइनर छोटे रूट्स हैं, जैसे आप रिफैम्पिसिन जब पढ़ोगे तो रिफैम्पिसिन जो पेशेंट ले रहा है तो उसके एक्सक्रीशंस कैसे होते हैं, ऐसे ऑरेंज रेड कलर का, यानी उसका सलाइवा भी ऑरेंज रेड कलर का, स्वेट, ये सब क्योंकि वो ड्रग उसके थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। सो सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, वजाइनल फ्लूइड, हेयर, these are also minor routes of excretion. The rate of excretion influences the duration of action of the drug. कितना ड्रग कैसे एक्सक्रीट हो रहा है उसके हिसाब से ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा. If the drug is excreted slowly, the concentration of the drug in the body is maintained and the effects of the drug will continue for a longer period. बट नेचुरल है कि अगर ड्रग बहुत धीरे धीरे बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है तो ड्रग ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगा, तो उसका एक्शन ज़्यादा देर तक होगा. Now routes of drug excretion. First is renal excretion for water soluble and non volatile drugs. Renal excretion कौन से ड्रग्स को होते हैं, जो ड्रग्स वाटर soluble है, नॉन volatile ड्रग्स है, वो renal excrete होते हैं. The three principal process that determine the urinary excretion of the drug is. अब ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए, ठीक है, अब इसमें वो भी है, आपको क्रिएटिन क्लियरेंस पे भी शॉर्ट नोट पूछते हैं. फर्स्ट ऑर्डर का व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, व्हाट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है. अल्कोहल जो है उसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है. कुछ ड्रग है जो पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जाते हैं, बाद में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे जाते हैं, ये देख लेना एक बार आप. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स फॉर रीनल एक्सक्रीशन की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये सब जो प्रोसेस होता है किडनीज में, कि पहले क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है किडनी का, जो स्ट्रक्चर किस याद होगा सबको, तो सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, फिर क्या होता है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, फिर पैसिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है. तो ये सब प्रोसेस रीनल एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन इज टू रिमूव द ड्रग आउट ऑफ द बॉडी while tubular reabsorption retain the drug. अब कुछ ड्रग्स को क्या करना है, बॉडी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करना है और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशंस के थ्रू बॉडी को निकालना है. लेकिन रीएब्जॉर्प्शन यानी कुछ ड्रग क्या होती है, फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब होकर फिर अंदर सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है. तो दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. ये हो गया रीनल एक्सक्रीशन के बारे में कि 3 प्रोसेस है. हमने क्या देखा, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, और थर्ड इज पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. फिर हिपैटोबिलियरी सर्कुलेशन, हिपैटोबिलियरी यानी लिवर के थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है. द कॉन्जुगेटेड ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय द हिपैटोसाइट्स इन द लिवर. लिवर में कौन से सेल्स रहते हैं, हिपैटोसाइट्स रहते हैं, तो वहाँ से जो ड्रग एक्सक्रीट होती है लिवर से, दैट इज हिपैटोबिलियरी एक्सक्रीशन. आफ्टर एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग थ्रू द बाइल टू द इंटेस्टाइन, certain amount of the drug is reabsorbed into the portal vein leading to an enterohepatic cycling. अब कुछ ड्रग्स है जैसे
विच कैन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द ड्रग. सब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इस्ट्रोजन का या क्लोरामफेनिकॉल. तो वो ड्रग क्या होता है कि लीवर से जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, फिर इंटेस्टाइन से फिर पोर्टल वेन के थ्रू फिर वापस लीवर में आ जाता है. तो एंटेरोहिपैटिक साइकिलिंग होती है उसकी, और उससे क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीट नहीं होकर ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग होता है. तो ये ड्रग जो है क्लोरामफेनिकॉल है, इस्ट्रोजन है, इनका हेपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन होता है. फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन, ये तो कॉमन है कि हमने कोई ड्रग लिया है तो क्या होगा, ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेट ओरली लिया है तो पार्ट ऑफ द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब एंड इट इज एक्सक्रीट, फीसिस से तो एक्सक्रीट हो जाता है. तो ड्रग which do not undergo enterohepatic cycling after excretion into the bile are subsequently passed into the stool. जो कुछ बचा कुचा ड्रग है, रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के थ्रू फीसिस से बाहर बॉडी से निकल जाएगा. जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चेंजेस द स्टूल का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसी ने लिया तो स्टूल का कलर वाइट हो जाएगा. फेरस सल्फेट अगर देते हैं हम लोग तो स्टूल कैसे डार्क कलर होते हैं, ब्लैक स्टूल होते हैं, आयरन हम लोग जो देते हैं. रिफेम्पिसिन मैंने बताया कि ऑरेंज कलर उसका, रेड कलर के स्टूल भी रेड कलर के होते हैं. देन पल्मनरी एक्सक्रीशन, मेनी इनहेलेशन एनेस्थेटिक एंड अल्कोहल आर एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स. वही हमने जो अल्कोहलिक का एग्जांपल लिया कि किसी को चेक करना है कि अल्कोहल लेके अगर आ रहा है हस्बैंड तो कैसे लेडीज चेक करते हैं कि स्मेल लेके, क्यों, क्योंकि लंग्स के थ्रू उसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है. और कुछ कुछ इनहेलेशन एनेस्थेटिक भी होते हैं तो उनका भी एक्सक्रीशन पल्मनरी होता है. फिर स्वेट है, रिफेम्पिसिन है, मेटालॉइड्स है लाइक आर्सेनिक है, ये सब स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट होता है. देन मैमरी एक्सक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क है कि मेनी ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क. लैक्टेटिंग मदर है, इसीलिए उनको हम लोग कॉशियसली ड्रग्स देते हैं, ड्रग बिकॉज दे मे एंटर इन टू द बेबी थ्रू मिल्क एंड दे प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट. एग्जाम्पल कौन सा है, एम्पिसिलिन है, एस्पिरिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, क्लोरोडाइजिपोक्साइड. आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि सर्टेन ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग मदर. Okay, so today we'll end here pharmacokinetics. Next lecture we'll continue with pharmacodynamic. Still 5 minutes are left. Now you can ask questions. हाँ, 1 मिनट. ये पल्मनरी एक्सक्रीशन. ओके. ओके.